हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम भूगोल का पार्ट 5 देखेंगे, सागरी धाराएं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से सागरी धाराओं की उत्पत्ति हुई, उसके प्रकार कौन कौन से हैं और महत्व क्या है, और उसके अलावा सागरी धाराओं का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जलवायु पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, व्यवसाय पर प्रभाव होने वाला प्रभाव और सागरी परिवहन पर होने वाले प्रभाव के विषय में अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा आप खुद से कुछ दिमाग लगाएंगे। जैसे कोई पदार्थ प्रवाही कब होता है, अगर कोई पदार्थ है तो वो प्रवाही कब होता है, अर्थात कब वो प्रवाह बहता कब है। तो मेरे अनुसार जब वह द्रव स्वरूप में होता है, जब कोई भी पदार्थ द्रव स्वरूप में होता है और उसे हवा मिलती है, तो हवा के सहयोग से वह प्रवाही बनता है। पदार्थ प्रवाही होने का क्या अर्थ है? तो पदार्थ प्रवाही होने का अर्थ है कि उस स्थान पर हवा उपस्थित है और ये जो है किसी भी पदार्थ को प्रवाही बनाने में सहयोग कर रही है। प्रवाह निर्माण हेतु कौन कौन सी प्रक्रियाएं उत्तरदायित्व होती हैं? तो प्रवाह के लिए, उसकी उत्पत्ति के लिए उसका तापमान क्या है, उसमें लवणता कितनी है, अर्थात क्षार की मात्रा क्या है, पवन आदि सभी घटक जो है किसी भी पदार्थ के प्रवाह के निर्माण हेतु उत्तरदायित्व होते हैं। तो उसी क्रम में हम देखेंगे कि सागरी धाराएं किस तरह से होती हैं, सागर से उठने वाली जो धाराएं होती हैं वह किस तरह से होती हैं, और उसकी उत्पत्ति के लिए उसके प्रवाह के निर्माण हेतु कौन कौन सी प्रक्रियाएं उत्तरदायी होती हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप लोग खुद भी करके देख सकते हो। जैसे कुछ सामग्री लेना है आपको, धातु का एक बड़ा ट्रे लेना है। इसके लिए 3 चीज चाहिए। धातु का एक बड़ा ट्रे ले, स्पिरिट की बत्ती, ये जो है स्पिरिट की बत्ती है, इस तरह की बत्ती लेनी है, पानी लेना है और पानी पर तैरने वाले कुछ रंगीन सितारे लेने हैं। तो ये 4 चीजें आपको लेनी है। अब उसमें करना क्या है, ये चीजें आप खुद घर बैठकर कर सकते हो। कि सबसे पहले ये आपको खुद परीक्षण करके देखना है और अपना अनुभव यहाँ पर आपको लिखना है। पहला है कि धातु के ट्रे को स्टैंड पर रखकर उसमें पानी भर लेना है, और पानी भरने के बाद कुछ स्थिर होने पर उसमें रंगीन सितारे, जो आपने छोटे छोटे सितारे लिए हैं, उसको आपको छोड़ देना है। कुछ देर बाद पानी पर तैरने वाले सितारे स्थिर हो जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो उसमें आप अनुभव पाओगे कि जो आपने यहाँ पर ठंडे पानी पर सितारे छोड़े हैं वह एक जगह पर स्थिर हो गए। इसके स्थिर होने का निरीक्षण करो और कुछ देर बाद ट्रे के एक कोने में बत्ती जलाकर वह भाग गर्म करो और निरीक्षण करो। मतलब 2 प्रक्रिया आपको करनी है। तो एक तो आपको पहले पानी रखना है, उसके ऊपर फिर सितारे छोड़ देने हैं। दूसरी एक्टिविटी है कि ट्रे का कुछ भाग आपको गर्म करना है, और निरीक्षण के बाद अपना मत आप प्रस्तुत करना है, और उसके बाद आपको कुछ प्रश्न पूछे गए, उसका आपको जवाब देना है। तो ये निरीक्षण आप लोग घर बैठकर कर सकते हो। प्रारंभ में सितारों के निरीक्षण में क्या समझ में आया, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रारंभ में आप खुद करके देखो। तो प्रारंभ में ये सितारे जो आपने डाला ठंडे पानी पर, तो ये क्या हो गए, स्थिर हो गए, कुछ समय के बाद स्थिर हो गए। दूसरा क्वेश्चन है, पानी के तापमान में वृद्धि होते समय पानी में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो पानी में कौन से परिवर्तन दिखाई देंगे, वह जो है प्रवाह
उनकी बढ़ती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। उसके सितारे जो होते हैं, सितारों में हलचल होती है। और ये एक्टिविटी आपको देखना है कि देखो कि सितारों की हलचल कैसे होती है, और इसके बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हो। और ऐसी ही प्रक्रिया को आपको धरातल पर अनुभव करना है कि धरातल पर भी जब तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ता है और तापमान कम होता है तो उसका प्रभाव किस तरह से दिखाई देता है, यह भी आपको अनुभव करना है। और ऐसी ही क्रियाएं होती हैं, उसके पीछे क्या क्या कारण है वो आपको समझना है। तो इस तरह का प्रयोग आप आसानी से घर बैठे कर सकते हो। प्रयोग करते समय आपको ध्यान में आएगा, जब आप प्रयोग करने जाओगे तो आप यह पाओगे कि ध्यान आया होगा कि जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ने लगा वैसे वैसे पानी पर तैरने वाले सितारे भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे। जैसे मैंने कहा कि जब आप उसे ठंडे पानी पर डालते तो कुछ समय के बाद वह स्थिर हो जाता है, किंतु जैसे ही आपने एक भाग पर मोमबत्ती जलाई और पानी गर्म होना शुरू हुई तो क्या हो गया, सितारे तैरने लगे, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने लगे। तापमान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पानी का जो घनत्व है वह कम होता जाता है, यह हमेशा ध्यान में रखिए, और इसीलिए पानी तैरना शुरू हो जाता है। किंतु जब तापमान कम होता है तो पानी का घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण वह एक जगह पर स्थिर हो जाता है। तो ये खाली स्थान के लिए यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि तापमान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पानी का घनत्व खाली स्थान हो जाता है। तो यहाँ पर हमें उत्तर मिलता है कि पानी का घनत्व कम हो जाता है। इसीलिए कम तापमान वाला पानी अधिक तापमान वाले पानी का स्थान ले लेता है। कुछ देर बाद तो सितारे वृत्ताकार दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। अगर आप देखोगे तो इस तरह से, जैसे यहाँ पर वृत्ताकार में दिख रहा है, तो ये पानी घूमते घूमते यहाँ पर वृत्ताकार आकार में दिखाई देने लगते हैं। तो ये किसके कारण है? यह पानी के प्रवाह के कारण सितारों में हलचल होती है। ये वृत्ताकार दिशा में दिखाई देने का प्रमुख कारण है कि उसमें होने वाला हलचल, पानी में होने वाला हलचल। इसी तरह की हम आगे देखेंगे कि हलचलों के आधार पर सागरी जल की दो विभाग किए गए हैं। ये जो हलचल है, पानी में होने वाला हलचल, इसके दो विभाग बनाए गए। एक है समुद्र सतह से -500 मीटर और दूसरा है -500 मीटर से अधिक गहरा और अधिक गहराई तक। तो इस तरह से इसके दो भाग बनाए गए हैं। अब हम इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे कि समुद्री सतह से -500 मीटर गहराई तक का भाग पहला स्तर माना जाता है। अर्थात समुद्र सतह से जो 500 डिग्री तक, अब जैसे ये आपका समुद्र सतह हो गया और इस समुद्र सतह से -500 डिग्री तक 500 मीटर गहराई तक का भाग जो है वह पहला स्तर होता है। और इस गहराई पर सूर्य किरणों की ऊष्मा पहुंच सकती है, आसानी से सूर्य की किरणें पहुंचती हैं। और इस विभाग में सागरी जल का संरचना मुख्यतः तापमान एवं लवणता के कारण होता है। अर्थात जो सागरी जल का संरचना हमें दिखाई देता है, इसका प्रमुख कारण होता है तापमान और इसमें क्षार की मात्रा। ग्रही पवनों के कारण सागरी जल को संवेग प्राप्त होता है। ये जो पवन है, हवा है, उसके कारण ही जल को संवेग प्राप्त होता है, अर्थात उसे गतिशीलता प्रदान होती है। जैसे कि वहां पे मैंने पूछा था कि कोई पदार्थ कब जो है वह प्रवाहशील होता है, तो कोई भी पदार्थ तब प्रवाहशील होता है जब उसे वहां पर पवन की संवेगता मिलती है, अर्थात पवन का साथ मिलता है।
सागरी जल की संरचना मुख्यतः किस पर निर्भर होती है? तो सागरी जल की संरचना मुख्यतः तापमान और लवणता पर निर्भर होती है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे क्षैतिज समांतर धाराएं, जिसे कहा जाता है सतही धाराएं। सतह पर जो धाराएं चलती हैं उसे कहा जाता है क्षैतिज समांतर धाराएं। तो यहाँ पर सतही धाराओं के द्वारा महासागर का 10% पानी बहता है। एक वाक्य के लिए भी पूछा जा सकता है कि सतही धाराओं के द्वारा महासागर का कितना प्रतिशत पानी बहता है, तो उत्तर मिलता है हमको 10%। खाली स्थान के लिए भी पूछा जा सकता है कि सतही धाराओं के द्वारा महासागर का खाली स्थान प्रतिशत पानी बहता है, तो उत्तर मिलता है यहाँ पर हमको 10%। सागरी सतह से 500 मीटर तक का प्रवाह सतही धाराएं कहलाता है। तो यहाँ पे परिभाषा के लिए प्रश्न बनता है कि सतही धाराएं किसे कहते हैं? तो सतही धाराएं किसे कहते हैं? सागरी सतह से, अर्थात जो समुद्र का सतह आपको दिखाई देता है वहां से 500 मीटर तक का जो प्रवाह होता है उसे सतही धाराएं कहा जाता है। उसे ही हम प्राथमिक या पहला स्तर मानते हैं। और इन धाराओं की गणना स्वेडर्स नामक इकाई से की जाती है। अब यहाँ पे एक वाक्य का प्रश्न बनता है हमारा कि क्षैतिज समांतर धाराओं को की गणना किस इकाई से की जाती है? तो उसके लिए यूज की जाने वाली इकाई का नाम है स्वेडर नामक इकाई से की जाती है। अब ये स्वेडर्स क्या है? एक स्वेडर्स अर्थात 10⁻6 घन मीटर प्रति सेकंड का दर होता है। तो कितना होता है? 10⁻6 अर्थात 10 का 6 गुना। सागरी जल की समांतर हलचल उष्ण एवं शीत प्रवाहों के रूप में होती है। तो सागरी जल की हलचल किस रूप में होती है? तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि सागरी जल की जो हलचल है वह हमेशा उष्ण और शीत प्रवाहों के रूप में होती है। जैसे जब हमने उदाहरण के तौर पर देखा तो पानी को हमने पहले ठंडा किया, पहले हमारा ठंडा पानी था तो हमने उसके हलचल को देखा। उसके बाद जब हमने मोमबत्ती से पानी को गर्म किया तो उसमें होने वाले हलचल को हमने देखा। अर्थात हमेशा ध्यान में रखना है कि पानी के अंदर जो हलचल होता है वह उष्ण और शीत इन दो प्रवाहों के रूप में होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर एवं ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर ये धाराएं बहती हैं। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि ये धाराएं जो है ये विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, इसके पहले आप विषुवत रेखा के बारे में पढ़ चुके हो, तो ये जो है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाता है और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाता है। जैसे आप यह चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर यह जो बीच में रेखा खींची गई है यह है विषुवत रेखा और यह जो भाग है इसे कहते हैं ध्रुवी भाग। तो हमेशा ध्यान में रखना कि जो हवाएं चलती हैं यह विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलती है। इन दो दिशाओं में हवाएं जो धाराएं जो हैं सागर की धाराएं गमन करती हैं। ये धाराएं ग्रही पवनों के बड़े पैमाने पर कारण काफी दूर ढकेली जाती हैं। अर्थात पवन जो हवा चलती है वह तेज गति से जब चलती है तो इन धाराओं को वह दूर तक लेकर जाती है। अतः सागरी महासागरी जल का पानी विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर एवं वहां से पुनः विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित करता है। अब यहाँ पर भौगोलिक कारण का हमारा एक प्रश्न बनता है कि महासागरी जल का पानी विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर एवं वहां से पुनः विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित करता है। कारण लिखो। तो इसका प्रमुख कारण है पहला हम लिखेंगे कि सागरी जल की समांतर हलचल उष्ण एवं शीत प्रवाहों के रूप में होता है।
दूसरा पॉइंट, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर एवं ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर ये धाराएं बहती हैं। और तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, ये धाराएं ग्रही पवनों के बड़े पैमाने के पर होने के कारण काफी दूर तक ढकेली जाती हैं। अतः महासागरीय जल का पानी विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर एवं वहां से पुनः विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होता है।